7 जनवरी 2026 से लेके 22 जनवरी 2026 तक फिनलैंड की जॉइंट एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर कोई आप एक वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको फिनलैंड के एडमिशन्स के बारे में, आपकी ट्यूशन फीस के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन के बारे में और इस सारे प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ब्रेक डाउन दे रहा हूँ स्टडी इन फिनलैंड के हवाले से, जिसमें अगर आप फैमिली के साथ यूरोप मूव करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसको आप लाजमी कंसिडर करें। वीडियो में मैंने डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो डिवाइड कर दिए हैं, जहां पे मैं एक एक सेक्शन को कंप्रीहेंसिवली आपके लिए सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई बैक करता हूं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में या फिनलैंड के लिए अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता करें, हमारी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करेगी। इसके अलावा आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और हमारी जो ऑफिस की टाइमिंग है ये 11 से शाम 6 बजे तक है, तो आप इन नंबर्स पे हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में फिनलैंड जाने का फ़ायदा बता दूँ। देखें, फिनलैंड शेंजन जोन के अंदर है, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, दुनिया का सबसे अच्छा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो फिनलैंड का है। ये प्राइमरी एजुकेशन का लगा लें, सेकेंडरी एजुकेशन का लगा लें या हायर एजुकेशन का लगा लें, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज फिनलैंड के अंदर है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी लगा लें, आल्टो यूनिवर्सिटी लगा लें, टैम्परे यूनिवर्सिटी लगा लें, तो ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आती हैं। फिनलैंड के अंदर आपको एक फैमिली फ्रेंडली इमिग्रेशन जो है वो आपको रूल्स मिलते हैं, जहां पे आपको अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ इजी सेटलमेंट का मौका मिलता है। आपकी पीआर में कोई ज्यादा रुकावटें नहीं हैं। फिनलैंड में आपको एक मॉडर्न लाइफस्टाइल मिलता है, कि सेफ फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें इंटरनेशनल पीपल को वेलकम किया जाता है। फिनलैंड को अगर इकोनॉमी वाइज देखें तो फिनलैंड की इकोनॉमी यूरोप के अंदर काफी अच्छी है। फिनलैंड में आपको हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरीज मिलती हैं। फिनलैंड में एक दफा आप चले गए तो फिनलैंड दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आता है। तो कोई भी कंट्री सिंपली तभी हैप्पी वहाँ के लोग होते हैं जब उनको सेहत की, तालीम की और रहने सहने की तमाम सहूलियात बड़े आसानी से मुयसर हो। तो फिनलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन 2026। और इसके अलावा फिनलैंड में आपको स्टडीज के दौरान और स्टडीज के बाद काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जहां पे रह के आप सेटल हो सकते हैं और आगे आपका फ्यूचर बन सकता है। अब हम चलते हैं फिनलैंड के 2026 के एडमिशन प्रोसेस की तरफ। फिनलैंड में राउंड अबाउट 13 यूनिवर्सिटीज हैं और 22 यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में फर्क ये है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर बेसिक रिसर्च के प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में ज्यादातर अप्लाइड फील्ड, जिसमें इंजीनियरिंग की फील्ड्स हो गई, आईटी की फील्ड हो गई, तो ये वहां पे जो है वो पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में आपने अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आपका बैचलर की डिग्री के बाद कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं अभी पाकिस्तान से तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल जो है वो बता दिया। फिनलैंड में राउंड अबाउट 600 से ज्यादा इंग्लिश टॉट बैचलर और मास्टर्स के प्रोग्राम अवेलेबल हैं, जहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पे कोई भी जनरल उनकी रिक्वायरमेंट में मार्क्स की लिमिट नहीं है, लेकिन एज ए सेफ साइड पे हम मिनिमम 50% मार्क्स को जो है वो रिकमेंड करते हैं कि आपके एफएससी, एफए, आईकॉम इनके अंदर आपके जो है वो मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। अगर यही बात करें मास्टर्स के लिए तो जनरल जो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट में है उसमें आपने एक 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई हो, वो आपकी 2+2 डिग्री भी फिनलैंड के अंदर एक्सेप्टेबल है, या आपने 4 साल का बैचलर किया हुआ है तो वो वहां पे एक्सेप्टेबल है। तो मिनिमम सीजीपी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 50% मार्क हम जो है वो मिनिमम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में विदाउट आइल्स आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 6.5 नॉट लेस देन 6, और अगर इसमें अगर हम पीटीई की बात करें तो 62 ओवरऑल नॉट लेस देन 58, ये आपके जो है वो मार्क होने चाहिए पीटीई के अंदर, और आइल्स आपका जो है वो एकेडमिक जो है वो वहां पे एक्सेप्टेबल है। अब अगर हम बैचलर के एडमिशन की बात करें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे फिनलैंड में एडमिशन नहीं होता। ये बार बार फजूल सवाल है कि अगर आप पूछते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी
सफिशिएंसी लेटर पे हमारा फिनलैंड में एडमिशन हो जाएगा। तो फिनलैंड में मिनिमम आपको 6 बैंड चाहिए इंग्लिश में, नॉट लेस देन 5.5 चाहिए, और पीटीई में आपके 58 होने चाहिए और नॉट लेस देन 55 आपका पीटीई जो एकेडमिक है उसका स्कोर होना चाहिए। इन टेस्ट के इक्विवेलेंट आपका टॉफल भी फिनलैंड के अंदर एक्सेप्टेबल है, टॉफल आईबीटी भी एक्सेप्टेबल है। डुओलिंगो टेस्ट आपका फिनलैंड में बैचलर और मास्टर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ये कोई भी जो यूके के लिए टेस्ट यूके में चल जाता है, जिसको लोग डन बेस्ड टेस्ट भी कर लेते हैं, ये फिनलैंड में एक्सेप्टेबल नहीं है। फिनलैंड में जब दो तरह के एडमिशंस होते हैं, एक है ज्वाइंट एप्लीकेशन और एक है सेपरेट एप्लीकेशन। ज्वाइंट एप्लीकेशन के लिए आप इनकी एक वेबसाइट है studyinfo.fi, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 7 जनवरी से 22 जनवरी तक आप यहाँ पे 6 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशन है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज वेरी करती हैं, प्रोग्राम्स वेरी करते हैं। अर्ली एडमिशंस हैं, लेट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो रोलिंग एडमिशंस हैं। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोसीजर हैं जो फिनलैंड में दिए जाते हैं। फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए 2024 तक कोई एप्लीकेशन फीस नहीं थी, लेकिन इतने ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, इतने ज्यादा इररेलेवेंट एप्लीकेंट अप्लाई कर देते हैं कि उनको सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो अभी स्प्रिंग इनटेक है जिसमें जनवरी और फरवरी में क्लासेस हो रही हैं, इसके लिए तकरीबन 37,000 एप्लीकेंट्स ने जो है वो तमाम दुनिया से अप्लाई किया था और उनके पास तकरीबन 10,000 अवेलेबल सीट्स थी फिनिश यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो यहाँ पे आप समझ लें कि आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस अगर इसके हिसाब से देखें तो 33-34% आपका यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्टेंस रेट है। यहाँ पे अब पाकिस्तानी और जो नॉन यूरोपियंस हैं उनके लिए 100 यूरो एप्लीकेशन फीस रख दी गई है, जिसमें एक फीस से आप सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये कि फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए आपको आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके बैचलर के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपके इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हैं और आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेलेवेंट अथॉरिटीज से अटेस्टेड होने चाहिए। फिनलैंड में अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, ये थर्ड पोर्शन है इस वीडियो का, तो फिनलैंड में ट्यूशन फीस के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो वेरी करती हैं 8,000 से लेके 20,000 यूरो पर ईयर ट्यूशन फीस है। जो फिनलैंड में एक स्कॉलरशिप का कंसेप्ट, या आप कोई ऐड देखते हैं, फिनलैंड में कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अब नहीं है। फिनलैंड की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप नहीं देती। इससे कुछ टाइम पहले 2023 में 24 में 5,000 यूरो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलता था, लेकिन अब फिनलैंड ने वो स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी हैं। अब आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। इसके अलावा कुछ एनजीओज हैं, जब आप स्टडी प्रोग्राम में एनरोल हो जाते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल सकता है। यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, जिसमें आपको 50% तक वेवर मिल सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको 100% ट्यूशन फीस वेवर भी देती हैं। फॉर एग्जांपल, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी आपको 100% तक फी वेवर देती है, आल्टो यूनिवर्सिटी आपको वेवर देती है, टाम्परे यूनिवर्सिटी वेवर देती है। इसके अलावा ज्यादातर यूनिवर्सिटीज आपको अप टू 50% तक आपकी ट्यूशन फीस में डिस्काउंट देती हैं या स्कॉलरशिप देती हैं। इसके अलावा आपको अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप भी मिल जाता है कि अगर आपने उस यूनिवर्सिटीज में अपनी सीट अर्ली रिजर्व कर ली और अपनी ट्यूशन फीस पे कर दी, तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप के भी। अब स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है? जब आप स्टडी इन्फो पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहीं पे आपका स्कॉलरशिप का जो है वो एक लिंक आता है, जहाँ पे आपने येस और नो अप्लाई करना है। इसके अलावा आपने अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है अराउंड अबाउट 200 वर्ड्स की, कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों एलिजिबल हैं। तो मोस्टली पाकिस्तानी क्योंकि एक गरीब कंट्री है, तो हमारे सभी एप्लीकेंट जो है वो इसमें ऑलमोस्ट फॉल करते हैं इकोनॉमी के वाइज, कि हम जो है वो डिजर्विंग स्टूडेंट हैं। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो आपको फिनलैंड में स्कॉलरशिप के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। फिनलैंड में हमने 100% स्कॉलरशिप्स में लास्ट ईयर काफी कपल्स को भेजा है। इसके अलावा 50% स्कॉलरशिप, 70% स्कॉलरशिप्स पे टॉप 7 कंसल्टेंट ने कपल्स को पाकिस्तान से फिनलैंड में स्टडीज के लिए भेजा है। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी ट्यूशन फीस की कॉस्ट है, इसको आपने पाकिस्तान के लिहाज से अपने अगर माइंड में रखना है तो आपकी तकरीबन 7 से 8,000 यूरो आपने अपने माइंड में रखना है। ये वो ट्यूशन फीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तकरीबन अगर मैक्सिमम एंड पे जाएं तो 25 से 27 लाख आपको अपने माइंड में ट्यूशन फीस की कॉस्ट जो है वो रखनी है। अब हम आते हैं कि इसमें क्या आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके वीजा प्रोसेस के लिए। देखें, फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो इसका स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट या जिसको फिनिश रेजिडेंट परमिट बोलते हैं वो यहाँ से प्रोसेस नहीं होता। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को अबू धाबी या फिर अभी लास्ट ईयर फिनलैंड ने इसको फैसिलिटेट किया और कतर के
अंदर भी दोहा के अंदर इसकी जो अपॉइंटमेंट स्टूडेंट को मिली है। जनवरी के अंदर आपके एडमिशन अप्लाई होते हैं। राउंड अबाउट अप्रैल में आपके यूनिवर्सिटीज जो है वो आपकी एडमिशन लिस्ट को अनाउंस करती हैं। अब जब आपने अगर 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और आपको 2 से 3 जगह पे ऑफर आ गई तो सिर्फ आप एक ऑफर को चूज करते हैं, तो बाकी ऑफर्स खुद ब खुद जो है वो जाया हो जाती हैं। तो इस टाइम पे जब आपने एक ऑफर को सिलेक्ट कर लिया तो उसकी बेस पे आगे आपका फिनिश रेजिडेंट परमिट अप्लाई होता है, जिसको स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट भी बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट भी बोलते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स सुन लें। आपको तकरीबन जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उसको 9600 यूरोज, ऑलमोस्ट 10,000 यूरो की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। 3 माह की पुरानी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपका सोर्स ऑफ फंड जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। स्पॉन्सर की FBR टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। स्पॉन्सर की 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। स्पॉन्सर का एफिडेविट प्रूफ होना चाहिए। आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपका ब्रदर स्पॉन्सर कर सकता है, आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। इसके अलावा जो आपका डिपेंडेंट है उसकी राउंड अबाउट कोई 7500 यूरोज की आपकी उसकी बैंक स्टेटमेंट है, तकरीबन कोई 25 लाख के राउंड अबाउट। आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसकी भी राउंड अबाउट 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड चाइल्ड है उसकी राउंड अबाउट आपको 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो फिनलैंड में जब मेन एप्लीकेंट अप्लाई करता है उसके साथ ही आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी PR के लिए वहाँ पे एलिजिबल होंगे, उनको फुल टाइम वहाँ पे वर्क अलाउ होगा। फिनलैंड में जब आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके फैमिली की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपकी पिक्चर्स टुगेदर, आपका रहना सहना, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें जो है वो सेम होनी चाहिए। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि ये मेरा पार्टनर है। अगर आपके बच्चों पे उनको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपके बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो वो बच्चों का DNA टेस्ट भी ले सकते हैं। या फिनिश एम्बेसीज या उसकी इमिग्रेशन आपके बच्चों का DNA टेस्ट भी कर सकती हैं पेरेंट्स के साथ। तो ये एक जनरल सा आउटलुक आपको मैंने दे दिया कि फिनलैंड में आप स्पाउस वीज़ा के साथ जा सकते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है जो आपने रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना है। जो मेन एप्लीकेंट है उसका 350 यूरोज जो है वो रेजिडेंट परमिट की फीस है। इसके अलावा VFS अपॉइंटमेंट की फीस है जो 70 से 80 यूरो है। दुबई आने जाने की कॉस्ट है, दुबई वीज़ा की कॉस्ट है या कतर वीज़ा की कॉस्ट है। तो राउंड अबाउट पर एप्लीकेंट इसको हम अगर टर्नओवर देखें तो 4 से 5 लाख की कॉस्ट है एक बंदे की रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल एविडेंस होना चाहिए, आपका एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं। फिनलैंड के लिए आपको जो है वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि आपका एक्सपेंस क्या आएगा। अगर हम एक जनरल बजट आपके टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के लगने तक की मैं बात करूं तो तकरीबन अगर 2 लोग हैं तो उनका 3.5 मिलियन तक एक्सपेंस आ जाता है। अगर 3 लोग हैं तो 4 मिलियन तक, अगर 4 लोग हैं तो तकरीबन 4.5 मिलियन, तकरीबन 45 लाख खर्चा आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट 2 लोगों के लिए रफली अगर मैं बताऊं तो ये आपको चाहिए 70 लाख की। 3 लोगों के लिए, 3 की फैमिली है तो 90 लाख की। अगर आपकी जो है वो 4 लोगों की फैमिली है तो तकरीबन 1 करोड़ 10 से 20 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। 3 मंथ ओल्ड आपका अकाउंट होना चाहिए। अगर फ्रेश अकाउंट है तो जिस स्टेट से आपका अकाउंट ओपन है उस डेट से आपकी बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच होनी चाहिए। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं फिनलैंड के लिए। यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो जो कपल है उसके लिए लिविंग एक्सपेंस तकरीबन 1200 से 1500 यूरो पर मंथ है। यहाँ पे अगर आप वर्क करते हैं तो डिपेंडेंट को फुल टाइम वर्क अलाउ है, स्टूडेंट को 30 आवर्स पर वीक अलाउ है। ये ऑफिशियल टाइम है। इस पे आपको 10 से 15 यूरो पर आवर यहाँ पे वेजेस हैं। अगर आप किसी बड़े सिटी में हैं वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस ज्यादा है, अगर छोटे सिटी में वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस कम है। आपका स्टडी पीरियड आपकी PR में काउंट होता है। मास्टर्स के लिए जाते हैं तो 1 साल आपका काउंट होता है। बैचलर्स का भी हाफ पीरियड आपका स्टडी जो है वो PR में काउंट होता है। इसके बाद फिनलैंड आपको 2 साल की एक्सटेंशन देता है आपके रेजिडेंट परमिट में रेलिवेंट जॉब सर्च के लिए। इसके अलावा एक मेरी स्पेशल वीडियो इस चीज पे है कि कैसे आप यूरोप में स्टे कर सकते हैं, वो भी अनकरीब चैनल के ऊपर आ जाएगी। तो सेटलमेंट का कोई एज सच फिनलैंड में इशू नहीं है। अब अगर हम एप्लीकेशन टाइमलाइन की बात करें फिनलैंड में तो जो एडमिशन की विंडो है वो 7 जनवरी से ओपन होगी। 22 जनवरी तक आपकी ज्वाइंट एप्लीकेशन के पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सप्लीमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी मजीद जो है वो तकरीबन आपको 10 दिन मिल जाते हैं। ऑफर लेटर्स और आपके डिसीजन अप्रैल से जून तक आएंगे। जो आपकी एम्बेसी की VFS की अपॉइंटमेंट है वो राउंड अबाउट जून से लेकर अगस्त तक होगी और सितंबर या अगस्त 2026 में आप फिनलैंड जा सकेंगे। तो ये सारा आपको मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया। ये प्रोसेस आप सारा खुद भी कर सकते हैं, प्रोसेस आप हमसे करवा सकते
सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है कि कैसे आपका बेहतरीन फॉर्म में जॉइंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट होना है, कौन से रेलिवेंट प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल हैं। आपकी एलिजिबिलिटी आपके मार्क्स की बेस पे मार्क होती है, आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज उसमें काउंट होती है, आपकी सीवी काउंट होती है, आपके कोई टेस्ट है, सेट एग्जाम है, आपका जी मैट है वो आपका काउंट होता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्कॉलरशिप्स के लिए क्या लाइन लिखनी है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसपे एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो ऑलरेडी फिनलैंड को डील कर चुका है और कपल्स को भेज चुका है वो आपकी हेल्प आउट कर सकता है। तो हमने लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा कपल्स को फिनलैंड में भेजा है और इस दफा भी इंशाल्लाह बहुत सारे कपल्स हमारे थ्रू फिनलैंड जाएंगे जो ऑलरेडी हमसे प्रोसेस करवा रहे हैं। और आपके लिए भी टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि जिसपे आप फिनलैंड के लिए अपने प्रोसेस को इनिशिएट करें। उसकी रीजन ये है कि अभी तकरीबन आपके पास 1.5 माह है जिसमें आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम की तमाम एलिजिबिलिटी को टाइमली जो है वो पूरा करेंगे। 7 जनवरी से 22 जनवरी की विंडो बहुत शॉर्ट है, इसमें अगर आप इस चीज की तरफ जाते हैं तो आपको टाइमली चीजें मैनेज नहीं हो सकती। आपके मोटिवेशन लेटर्स, आपका कवर लेटर उस टाइम में प्रॉपरली जो है वो राइट नहीं हो सकता। तो इसलिए इस टाइम पे आपने फिनलैंड के लिए साइन अप करवाना है। अब मैं बताता हूँ कि जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स फिनलैंड की एप्लीकेशन के दौरान और जिसकी वजह से यहाँ पे या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या आपका रेजिडेंट परमिट डिले होता है या उसमें फर्दर आपको बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है। फिनलैंड की वीजा रेशो 99.9% है। एप्लीकेशन में जो स्टूडेंट्स खुद से करते हैं या किसी ऐसे कंसल्टेंट से करवाते हैं जिसका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उसको लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है वो उसको सिंपली एआई से लिखवा के वहां पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं। आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन एक प्रॉपर वे में आपके एक्सपीरियंस को आपके फ्यूचर प्रोग्राम के साथ उसको रेलिवेंट करना चाहिए, आपकी मोटिवेशन शो होनी चाहिए, आपके क्रीडेंशियल्स उसके अंदर होने चाहिए, आपने किस रेलिवेंट प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जो आपका फ्यूचर सब्जेक्ट है। तो इस पे ठीक ठाक आपको रिसर्च की जरूरत है कि आप अगर स्टेम फील्ड से हैं तो उसी फील्ड में आगे आपने जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अनवेरीफाइड जो है वो मैरिज डॉक्यूमेंट्स, आपकी मैरिज की प्रॉपर आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, प्रॉपर पिक्चर्स नहीं है, प्रॉपर आपने अपना केस को प्रेजेंट नहीं किया। और सबसे बड़ी रीजन और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कपल्स को प्रॉब्लम आती है वो इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स, कैसे डॉक्यूमेंट्स की प्रेपरेशन करवानी है, कैसे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। और इसके अलावा आपकी जो है वो लेट सबमिशन है डॉक्यूमेंट्स की, टाइमली सबमिट ना करना, इम्प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस को दे देना एम्बेसी में जो उनके पैनल पे नहीं है, कम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स ओवर एफिशिएंट बन के फिनलैंड के लिए अपनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन के अंदर करते हैं। तो अगर ये आप सारा प्रोसेस एक स्मूथली, आप बैठ जा रहे हैं, आपने पैसे लगाने हैं, आपने अपना बजट रखा हुआ है, तो अगर आप किसी कंसल्टेंट को जो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट है, पढ़ा लिखा कंसल्टेंट है, उसको इस चीज के लिए हायर कर लेते हैं तो ये आपके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। वो ऑलरेडी इन प्रोसेस से गो थ्रू होता है, उसको पता है डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट करने हैं, उनको इन सारी चीजों का पता होता है। तो इसके लिए आप हमसे प्रोसेस करवा सकते हैं, आपको जरूर फिनलैंड चले जाएंगे जिस तरह हमने बाकी लोगों को भेजा है, तो आप भी चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।